शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम आज की न्यूज़ में भी G7 का उल्लेख हमको मिलता है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो कल हमने इसकी हिस्ट्री देखे थे और कुछ कुछ चीज़ें हमने देखे थे, जैसे कि इसमें चाइना को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, रसिया इससे कब बाहर आ गया है, और भी बहुत सारी बातें हमने इसके गठन से रिलेटेड देखे थे। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में और पहले इसमें हुआ करते थे 8 मेंबर। जब रसिया इससे बाहर हो गया तो फिर इसमें बचते हैं 6 मेंबर। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। इसमें G7 के समिट की यदि हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसकी जो बैठक है हर साल होती है। दूसरी बात यह है, कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस, इन सभी को भी इस बैठक में इनवाइटेड किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि G7 ग्रुप फेस कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि आपस में ही इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति बन जाती किसी मुद्दे पर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देख लें USA का मामला, ठीक है, टैक्स का मामला हो चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला हो, कभी कभी USA कह देता है कि हम इससे अब बाहर हो रहे हैं, अब हम इस ट्रीटी को नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई कंट्री असहमति व्यक्त कर देता है तो फिर G7 कैसे सफलतापूर्वक काम कर पाएगा, सभी ग्रुप फिर कैसे एक साथ काम कर पाएंगे। अब जब ये बना था ना, तो उस टाइम ऐसा था कि ये जो इकोनॉमीज थी वो उस टाइम में सबसे बड़ी थी। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि इंडिया भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है और ब्राज़ील भी अब अपनी अर्थव्यवस्था में विस्तार करते जा रहा है। तो यहाँ से भी अब उनको कंपटीशन मिलने लगा है। अब ये लोग तो उस G7 के ग्रुप में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार से एक चैलेंज तो ये भी हो जाता है। दूसरी बात ये है, 1999 में G20 का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक हम मंच पर ला सकें और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न है, चिंताएं हैं, उनसे हम निपट सकें। इसके अलावा करेंटली जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर इकोनॉमिक्स की कंडीशन चल रही है ना, इसको भी वो सही ढंग से उठा नहीं पाता है। इस कारण से भी G7 ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। यदि हम बात करें G7 मेंबर्स के फैक्ट के बारे में, तो देखो G7 के ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज शामिल हैं वो लार्जेस्ट GDP वाली हैं और उनके वहाँ की हाईएस्ट नेशनल वेल्थ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली और कनाडा। G7 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उन 15 में आती हैं जो कि टॉप रैंक कंट्रीज़ हैं, हाईएस्ट नेट वेल्थ पर कैपिटा। कौन कौन सी? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जापान, UK, इटली, कनाडा और जर्मनी। और यदि हम बात करें सभी 7 लीडर्स की एक्सपोर्ट के मामले में, तो ठीक है, उनमें से 5 मेंबर तो ऐसे हैं जिनके पास लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ गोल्ड है। किसके किसके पास में? अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान के पास में। G7 में से 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि नाटो क्विंट का हिस्सा हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा भी मेंबर है 5 आइव्स के नाम से जिनको जाना जाता है ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग बॉडी। किसके साथ में? US और UK के साथ में कनाडा भी इसका एक मेंबर है। जो G7 के 7 मेंबर हैं उनमें से 6 तो ऐसे हैं जो कि 9 लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर में शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा और UK।
ठीक है। अब चूंकि जर्मनी ने 2011 में अनाउंस कर दिया था कि हम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2022 में बंद कर देंगे। इसके बाद 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक आता है और सुनामी आती है, तो जापान को भी अपने न्यूक्लियर जो रिएक्टर थे उनको बंद करना पड़ जाता है। इसके बाद फिर जापान फिर से जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू कर देता है और रिफ्यूलिंग चालू कर देता है अदर रिएक्टर्स की अंडरवे में। और ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको G7 मेंबर्स में से अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का और साउदर्न हेमिस्फीयर का कोई भी सदस्य देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखो, G7 का यदि मेंबर बनना है आपको, तो आपकी हाई नेट नेशनल वेल्थ होना चाहिए और हाई HDI होना चाहिए, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरी बात ये है, G7 का जो अकाउंट्स होता है, मतलब GDP की, सभी G7 मेंबर की GDP को हम जोड़ देना तो मान के चलिए ये पूरे विश्व की GDP है। तो इसका ये केवल 7 कंट्रीज़ मिला के इसका 46% हिस्सा को कवर करती हैं, केवल 7 कंट्रीज़ पूरे विश्व की GDP का। चलिए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान की गवर्नमेंट का कहना है कि हम वैदिक एजुकेशन बोर्ड को सेटअप करेंगे, और ये प्रॉमिस राजस्थान की गवर्नमेंट ने आज नहीं की है। जब वो चुनाव लड़ रही थी तो अपना जो उनका मैनिफेस्टो था ना, उसमें उसने घोषणा कर दी थी कि हम संस्कृत भाषा को बढ़ावा देंगे। इसी के चलते चलते राजस्थान की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम वैदिक एजुकेशन बोर्ड का गठन करेंगे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वो सेटअप करने वाली है वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड की, ताकि जो हमारा एंशियंट संस्कृत का जो स्क्रिप्चर है वो जो है रिवाइव कर सके, उसको हम जीवित कर सकें और कनेक्ट कर सकें लर्निंग ऑफ द वेदास विथ साइंस एंड योगा। क्योंकि इंग्लिश का जिस प्रकार से हमारे देश में डोमिनेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो हमारी जो पुरानी भाषा है, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, वो सब उनका महत्व कम होते जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि कम से कम हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी पहचान है, वो बनी रहे। इसी के चलते चलते राजस्थान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि संस्कृत के जो शास्त्र हैं वो अभी भी जिंदा रहें, आने वाले टाइम में भी जिंदा रहें। इसके अलावा जो वेद है उसको हम साइंस के साथ में मिला करके जोड़ करके देखेंगे और योगा के साथ में उसको कनेक्ट करके देखेंगे, ऐसा राजस्थान की गवर्नमेंट का कहना है। और ये जो बोर्ड है आने वाले 4 से 5 महीने के भीतर भीतर में सेटअप भी हो जाएगा। आगे एक बात और गवर्नमेंट कहती है कि देखो, यदि हम बोर्ड का गठन करते हैं तो इससे स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं वेद के ऊपर और हमारी कंट्री की जो ग्लोरियस ट्रेडिशन है उसको वो अपने अंदर अपना सकें। इसी के चलते चलते हम ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और यदि हम देखें तो ऐसी बात नहीं है कि केवल बोर्ड के गठन ही यहाँ पर किए जा रहे हैं या फिर किए जाएंगे। यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ भी जो है सरकार का कहना है कि जब कांग्रेस का शासन रहा था तो स्थापित की गई हैं। दूसरी बात यह है, इस बोर्ड के गठन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, बोर्ड बनेगा उसके लिए। तो वो कमेटी जो है ना, कई सारे मॉडल्स ऑफ वैदिक टीचिंग को फॉलो करेगी। जो जो अदर स्टेट यदि उनको अपनाए हैं तो उनके बारे में जांच करेगी, वो किस प्रकार के हैं, क्या क्या हम उनसे ले सकते हैं। ठीक इस प्रकार से ही राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर इस बोर्ड को लागू करेगी। अब G7 से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो G7 का एक और आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम का एक स्टेप, आप जिसको आसान भाषा में कह सकते हैं। देखो, G7 एंड गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट।
ये वाला एक स्टेप है, मान के चलिए आप बैठक का। यहाँ पर कुछ कुछ पूरे वर्ल्ड में जो समस्याएं चल रही हैं ना, उन पर चिंता जाहिर की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्ल्ड अभी भी फेस कर रहा है, जिसमें सबसे जो मेन एक रीजन बताया गया है कि सरकारें किस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबाती हैं। अब देखो, कहीं पर यदि दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, इंटरनेट को बैन कर देती है। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को सूचना के आदान प्रदान से रोक नहीं सकते हैं, संविधान इसकी गारंटी देता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ता है। अब यही एग्जाम्पल हमने चाइना में देखे हैं, इंडिया में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 से इंटरनेट बंद रहा। चाइना में हांगकांग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसने एक नया कानून लाया था, तो उसको भी वहाँ पर इंटरनेट को बंद करना पड़ा था। ठीक है, दूसरी बात यह है, सीएए को लेकर के जब हमारे इंडिया में विरोध हो रहा था, तब भी इंटरनेट को बैन किया गया था, बंद किया गया था। किसानों का धरना प्रदर्शन के टाइम में इंटरनेट को बंद किया गया था। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली ना हमारे इंडिया की ओर उन्होंने संकेत किया है। उनका कहना है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन। G7 के स्टेटमेंट में ये बात कहा गया है कि हम लोग जो है क्रिटिकल जंक्शन पर हैं, बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर हैं, फेस कर रहे हैं कई प्रकार के थ्रेट से, जैसे कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम राइजिंग ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है, ये डेमोक्रेसी से किसमें, जैसे मिलिट्री रूल कैसे हो गया है वहाँ पर म्यांमार में, उसी को लेकर के ये बात कही गई है। दूसरी बात ये है, इलेक्ट्रोलर इंटरफेरेंस, चुनाव में जो इंटरफेरेंस होता है उसको लेकर के कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। जनरली अमेरिका रसिया के ऊपर चुनाव में हेरफेर करने का आरोप लगाते रहता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है करप्शन, इकोनॉमिक कोएर्जन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर अटैक्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड अब्यूसेस, टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ये सारे वैश्विक जो चुनौतियां हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कुछ कुछ कंसर्न हैं, जैसे कि जब हमारे यहाँ से देश से ये पूछा जाता है, एज शंकर प्रसाद से क्वेश्चन किया जाता है कि गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ में, और जम्मू कश्मीर में जो क्लैम्प डाउन हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद में, तो इसके जवाब में एज शंकर क्या कहते हैं, देखो उनका कहना था जो हम वहाँ पर इंटरनेट को बंद किए थे, या फिर हम जो भी कदम उठाए थे, वो हम लोगों की सेफ्टी को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए ही हमने ये कदम उठाया था। इसके बाद वाली न्यूज़ है हमारी रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन हम जानते हैं, यदि मार्केट में पार्टिकुलर किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है रिटेल इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि हम थोक में देखें, थोक मार्केट में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो इन्फ्लेशन है वो होलसेल इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर बताया गया है जो रिटेल इन्फ्लेशन है 6.3% पर पहुँच गई है, जो कि पिछले 6 महीने का यदि हम डाटा देखेंगे तो उसमें 6.3 का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है पिछले 6 महीनों से। इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा परिचय के रूप में देख लेते हैं। इन्फ्लेशन जो होती है हमारी इकोनॉमी में ट्रिनिटी होती है। ट्रिनिटी मतलब इकोनॉमी में 3 तत्व काम करते हैं। एक होता है विनिमय दर, दूसरा होता है जिसको हम विनिमय दर को एक्सचेंज रेट भी जिसको कहते हैं,
दूसरी होती है वृद्धि दर, और तीसरे नंबर पर आती है महंगाई। ठीक है, तो ये जो हमारी, जिसको त्रिक बोलते हैं हिंदी में, उसी में से शामिल है इन्फ्लेशन। महंगाई आम आदमी को प्रभावित करने वाली सबसे जानी मानी आर्थिक अवधारणा है। ठीक है, भारत में ये काफ़ी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के चलते चलते चुनाव में कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सत्ता से बाहर हो जाती हैं, लेकिन आम आदमी महंगाई बढ़ने या घटने के पीछे जो कारक हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इसे रोकने संबंधी उपायों के साथ हमारे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। और एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि देखो, अगर किसी एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है ना, तो इसको महंगाई नहीं कहा जाता है। मुद्रास्फीति तो तब होती है जबकि ज़्यादातर वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन को हम सीपीआई के माध्यम से नापते हैं, और जो होलसेल वाली जो महंगाई होती है उसको डब्ल्यूपीआई के माध्यम से हम नापते हैं। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नागालैंड से। ठीक है, आज से कुछ समय पहले की बात है, 2019 में एक रिसर्च चल रही थी। ठीक है, इस स्टडी को कंडक्ट किया था बंगलुरु बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी साइंसेस, जिसको एनसीबीसी हम कहते हैं, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। इस स्टडी को पब्लिश किया गया था 2019 में। ठीक है, इस स्टडी में को आधार का काम कर रहे थे वुहान इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजी के 2 साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे। दूसरी बात यह है, ये जो स्टडी थी इसको कुछ कुछ जो फंड है ना वो मिल रहा था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न सामने आए हैं। इसमें कुछ कमियां, स्टडी में कुछ कमियां सामने आई हैं। वो ये है, हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो स्टडी है ना, इस स्टडी ने अप्रूवल नहीं लिया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, ICMR की इसमें अप्रूवल नहीं है। दूसरी बात यह है कि NCBC जो है ना, इक्विप्ड नहीं थी टर्म ऑफ बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी फॉर टेस्टिंग सैंपल। जो वो सैंपल ले रही थी उसमें बायोसेफ्टी होना चाहिए था, बायोसिक्योरिटी होना चाहिए था, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। अब वो बायोसिक्योरिटी कैसे कहा, ये जो स्टडी की जा रही थी वो की जा रही थी फाइलोवायरस। फाइलोवायरस मतलब इसी से इबोला और एक वायरस फैलता है जिसका नाम हम देख लेते हैं। तो इससे एक तो हो गया मारबर्ग और दूसरा हो गया इबोला। 2 प्रकार के वायरस फैलते हैं, इसी से रिलेटेड ये स्टडी की जा रही थी। तो इसमें कुछ समय बाद हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इसमें कुछ कंसर्निंग लैप्सेस हमको देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि इंटर डिपार्टमेंट रोक कंटिन्यूस ओवर कहाँ पर हम चमगादड़ के सैंपल को रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, इसकी तक व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी। अब ऐसे में क्या होता है, यदि रियल में उस सैंपल से इबोला और जो दूसरा वायरस है वो फैल सकता था, यदि आपको उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते, हो सकता है उस बेड में रियल में वायरस हो और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए। इसके बाद कुछ एक डाटा यहाँ पर दिया गया है जो कि ये बताता है कि कितने प्रतिशत लोग शौचालय का उपयोग कर पा रहे हैं। सरकार ने तो 2 अक्टूबर 2019 को ये कह दी थी कि जो जितने भी विलेजेस हैं हमारे इंडिया में वो ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए हैं, ODF मतलब खुले से शौचमुक्त हो गए हैं। हमारे जो गांव हैं वो बाहर नहीं जाते हैं शौच करने के लिए, घर में जो शौचालय बना हो वहाँ ही करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक डाटा को रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5, जो ये बताता है कि नॉट वन ऑफ द 18 स्टेट सर्वेड
18 स्टेट में जो सर्वे किया गया था उनमें से एक भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जिसने टॉयलेट की फैसिलिटी को एक्सेस किया हो। और जो शेयर रहा है कितने प्रतिशत वो एक्सेस कर सकते हैं, टाइप ऑफ टॉयलेट रेंज्ड, ये जो रेंज रही है टॉयलेट को यूज़ करने की 61.7 बिहार और हाईएस्ट रही है मिजोरम में 99.9%। ठीक है, इस सर्वे को इनिशिएट किया गया था 2019 के बीच में और ये कंटिन्यू चला था मार्च 2021 तक। और इसमें SC/ST कैटेगरी के हिसाब से भी डेटा को बताया गया था। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें रूरल हाउस होल्ड के लिए, है ना, तो विथ एक्सेस टू एनी टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़, हम बात कर रहे हैं गांव के जो घर हैं उनकी। बिहार इस मामले में थोड़ा पीछे रहा, 56.7% लोग जो है किसी भी प्रकार का टॉयलेट यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब आधी पब्लिक बिहार की। इसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे तो गुजरात के गांव के लोग 70% ऐसे हैं जो कि टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। केरला के ऐसे हैं जो कि 100% वाले आंकड़े में शामिल है वो। अर्बन हाउस होल्ड की हम बात करें तो बिहार में 88.8%, कर्नाटका में 94% लोग और नागालैंड में 100% वाली लाइन में वो शामिल हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें हाउस होल्ड विथ एक्सेस टू एनी टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, अब अभी तो इसने हमने क्या कर दिए थे, ग्रामीण और शहरी में बांट दिए थे, अब हम ग्रामीण और शहरी में नहीं बांट रहे हैं। ठीक है, अब हम कंबाइन करके देख रहे हैं। तो बिहार में 61.7%, गुजरात में 80 से थोड़ा ज़्यादा है और मिजोरम में लगभग 100% के करीब में लोग टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर डेटा दिखाया जाता है SC हाउस होल्ड की। तो बिहार में SC कैटेगरी को जो लोग हैं वो 45% ही टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। कर्नाटका के जो SC वाली कैटेगरी के लोग हैं वो लगभग 75% टॉयलेट का यूज़ कर पा रहे हैं। यदि हम ST हाउस होल्ड की बात करें तो बिहार के 46% जो ST के लोग हैं वो टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना का नंबर है, उसके बाद मणिपुर का नंबर है जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है उसने ST के लोगों। OBC हाउस होल्ड की बात करें तो बिहार का 63% है, गुजरात का लगभग 85%, महाराष्ट्र का 90%, और फिर बात इसमें शामिल की गई है नॉन SC ST OBC हाउस होल्ड, जो ना तो SC हैं, ST हैं, ना ही OBC हैं। तो ये लोग कितने परसेंट है जो टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं? बिहार के 81% लोग। ठीक है, केरला के 100% लोग। अब जैसे कि यहाँ पर हमको असमानताएं देखने को मिलेंगी। यदि हम रूरल गुजरात की बात कर लें तो केवल 70% लोग ही टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। और यदि वहीं हम शहरी की बात कर लें, शहरी जो घर हैं उनकी बात करें तो वो 96% लोग ऐसे हैं जो कि टॉयलेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा गैप है गांव और शहर के लोगों में। अब यदि देखा जाए फॉरेन वाले पेज से ना, तो कोई एक ऐसा पार्टिकुलर देश की न्यूज़ नहीं आई है जिसके चलते चलते हम उसका मैप को डिस्कशन कर सकें। तो हम एक काम करते हैं, आज हम पूरा अपना जो वर्ल्ड है उसके जितने भी महाद्वीप हैं ओवरऑल उसकी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ टर्म हमें समझना होगा, जैसे कि भूमंडल किसको कहेंगे। तो हमारी धरती का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। भूमंडल जो होता है पृथ्वी का सॉलिड वाला पार्ट हो गया हमारा, ये बनता है भूपर पट्टी में जो हमारे चट्टान, मिट्टी और ये जो पतली परत बनती हैं इन्हीं से मिलकर के वो बनता है भूमंडल। और जीवों के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी धरती की जो सरफेस है, सतह है, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये पानी वाला हिस्सा है और बाकी वाला जो आप देख रहे हैं वो ज़मीन वाला हिस्सा है।
बड़ा जो स्थलीय भाग है इसको हम कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। और जो बहुत बड़ा जलाशय है इसको हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। इतनी चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। और विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है, तो हम समुद्र तल से ही किसी की भी ऊंचाई को क्यों मापते हैं? क्योंकि समुद्र का जो जल रहता है सभी जगह पर एक समान रहता है। समुद्री जल का जो तल रहता है वो हर जगह एक सा रहता है, इसलिए किसी की भी हाइट है हम समुद्री तल से नापते हैं। सबसे पहले हम महाद्वीपों के नाम देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 और 2 6 हो गए, और लास्ट है ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, और ये जो महाद्वीप हैं बहुत बड़ी जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। सातों के हम नाम देख चुके हैं, ठीक है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में हमको देखने को मिल रहा है। नीचे वाले पार्ट में हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ऊपर वाले पार्ट में ही हमको स्थल का ज़्यादातर भाग देखने को मिलता है। यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है। ये पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्से में ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ये हमारी जो धरती है ये हमारी धरती के पूर्वी वाले गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये हमारी पूर्वी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया पूर्वी गोलार्ध में आता है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और यूराल पर्वत देखो आप कहाँ पर है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये यूराल पर्वत दिखा रहा है, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में अलग करता है। यूरोप और एशिया वाले भाग को आप मिला दोगे तो इसको कहते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं, सिप्री ने एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जो ये बताती है कि लोग अब मतलब कंट्रीज़ जब से कोल्ड वार एंड हुआ है तब से ही न्यूक्लियर पावर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी, मतलब न्यूक्लियर वीपन्स को बनाने में ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसा सिप्री की रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। चाइना, इंडिया एंड पाक एक्सपांडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, ऐसा सिप्री की रिपोर्ट कहती है। अब मेन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पर डेटा बताया जाता है, जैसे कि इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, ठीक है। 2021 जब स्टार्ट हुआ था तब से पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल 150 था, इस साल 156 हो गए, ठीक है। पाकिस्तान के पास पिछले साल 160 थे, इस बार उसके पास 165 न्यूक्लियर वार हेड्स हो गए हैं। चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना के पास 350 हो गए हैं इस साल, पिछले साल 320 थे, ये डाटा बताया जाता। 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कौन कौन से हैं? यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। सबको मिला दें तो इनके पास हो जाते हैं 13,080 न्यूक्लियर वीपन्स। 2021 की स्टार्टिंग का ये बात कर रहे हैं। रसिया और यूएस मिला के कितना हिस्सा कब्जा लिए हैं इन्होंने न्यूक्लियर वीपन्स का? 90%। ग्लोबल पूरे विश्व में जितना न्यूक्लियर वीपन्स है उसका 90% हिस्सा तो इन लोग रख लिए हैं। इसके बाद यदि हम सिप्रे के बारे में जानकारी देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक प्रकार का थिंक टैंक है और ये किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट संस्था है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड है, मतलब किस क्षेत्र में काम करती है, रिसर्च का काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट। फॉरेन वाले पेज से यदि न्यूज़ हम देखें ना तो वो श्रीलंका से है। इसमें हम यूरोपियन यूनियन और श्रीलंका के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है कि ईयू की तरफ से श्रीलंका को कुछ खास रियायतें दी गई थी, कुछ खास छूट दी गई थी। ठीक है, ऐसा कि यदि श्रीलंका अपना माल ईयू भेजता है, यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्रीज़ को भेजता है, तो उसके ऊपर ईयू टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, इसके बदले में ईयू ने कहा था कुछ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आपको करने रहेंगे। उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? ठीक है, देखो, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रूप से जो लेबर को जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जो कानून ना, उनको आपको मानना पड़ेगा। लेबर की कंडीशन, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें ईयू की तरफ से कही गई थी। ठीक है, टोटल 27 जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो कहा गया था। इससे ईयू ने इसको जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस 2017 में फिर से उसको स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था ईयू ने। लेकिन अभी चिंता की बात यह है, अब ईयू ने उस रिजोल्यूशन को वापस ले लिया है, मतलब उससे अब श्रीलंका बाहर हो गया है। इसी के चलते चलते श्रीलंका फिर से न्यूज़ में आ गया है। कई सारे यहाँ पर रीजन बताए गए हैं जिसके चलते चलते ईयू ने श्रीलंका को इस प्रेफरेंस वाले दर्जे से बाहर कर दिया है। जैसे कि लॉयर हिजाज हिजबुल्लाह, पोएट अहनाफ जजीम, ठीक है, ये उन लोगों में से के बीच के ही पीपल हैं जिनको आर्बिट्री रूप से डिटेंशन में रखा गया है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए। मतलब आर्बिट्री रूप मतलब बिना कोई कारण के। इससे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड वायलेंस टुवर्ड रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज़, यही सारी जो बातें हैं जिनके चलते चलते श्रीलंका को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ईयू ने ये कहा था कि देखो, जुडिशरी में इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका में जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस है ना, वो थोड़ी उसमें गिरावट आई है। दूसरी बात ये है रिडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल और एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ पावर विद द प्रेसिडेंसी। इसका मतलब है केंद्र की सरकार जो है ना, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर रख रही है, वो पावर को शेयर नहीं कर रही। तो ये 2-3 ऐसी बातें थी जो कि गुड गवर्नेंस को शो करती हैं। इनमें भी जब श्रीलंका पीछे हो गया है तो मजबूर होकर के ईयू को श्रीलंका को अपनी उस ट्रीटी से बाहर करना पड़ा।